मैं कोचिंग से लौट रहा था। रास्ते में मुझसे एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था आरक्षण के समर्थन में। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप आरक्षण समर्थक हैं कि विरोधी हैं। मैंने कहा मैं तो आरक्षण का समर्थक हूं। थोड़ी देर में पुलिस के लोगों ने मुझे उठा करके पीएसी की गाड़ी में डाल दिया। आज भी आप चाहे जो भी कहें, लेकिन अगर जब कभी आप लखनऊ आगरा पे खड़े हो जाते हैं तो आपका मन याद आता है अखिलेश यादव जी को याद करने का उत्तर प्रदेश में। नेताजी इतनी दूरदृष्टि के व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि बच्चा पढ़ेगा तभी तो आरक्षण पाएगा, तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमारे बच्चे कैसे जाएं। लखनऊ में ही एक मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा था कि अब तो दूर दूर तक चश्मा लगा के देखिए तो माफिया बाहुबल नजर नहीं आता है। अब वो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि इतना हल्का बयान उनको इसलिए नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाहुबलियों का संरक्षण दिया। नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसे विधायक मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मेजा विधानसभा प्रयागराज से विधायक हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मौका मिला बात करने का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन है संदीप पटेल, कैसे राजनीति में आना हुआ? मैं जब कॉलेज में दाखिला लिया पढ़ने के लिए जी, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया। और उस समय जब मैंने प्रवेश लिया तो उस समय उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लड़ाई, मंडल कमीशन की लड़ाई बड़ी जोरों पर थी। मैं कोचिंग करता था, इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। परिवार के लोगों की इच्छा थी कि पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी में जाऊं। क्योंकि मेरे परिवार के लगभग एक मेरे बाबा जी थे जो सन 69 में विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चौधरी चरण साहब के साथ में शिक्षा मंत्री भी रहे। क्या नाम था बाबा जी का? स्वर्गीय सरसुख सिंह। अच्छा। वो जब विधायक बने, मंत्री बने, तो उस समय कर्नलगंज इंटर कॉलेज में इंग्लिश के प्रवक्ता भी थे। 20 की पीढ़ियां हमारी सब नौकरी में गई। हमारे घर में आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग थे। तो परिवार की इच्छा थी, माँ बाप की इच्छा थी, जो कि मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं नौकरी में जाऊं। लेकिन जब मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया तो उस समय मंडल कमीशन का आंदोलन बड़े जोरों पर था। मैं कोचिंग से लौट रहा था। रास्ते में मुझसे एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था आरक्षण के समर्थन में। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप आरक्षण समर्थक हैं कि विरोधी हैं। मैंने कहा मैं तो आरक्षण का समर्थक हूं। थोड़ी देर में पुलिस के लोगों ने मुझे उठा करके पीएसी की गाड़ी में डाल दिया। मैं जेल चला गया विद्यार्थी जीवन में। ये किस सन की बात है लगभग सर? ये सन 92 की बात है, 91, 92 की बात है। 92 क्या था उस समय? आपका इंटरमीडिएट चल रहा था? इंटर करके मैं ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया था और मैं एक साथ में तैयारी भी करता था, इंजीनियरिंग की कंपटीशन कोचिंग करता था। फिर मैं जेल में कई दिनों तक रह गया। मैं जब लौट करके आया, मैं जब जाकर नजदीक देखा तो मुझे लगा कि जिस तरह की इस तरह चुनौतियां सामने हैं तो हम लोगों को इस काम में हिस्सेदारी करनी चाहिए। और पढ़ते ही छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में चला गया और मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ गया अध्यक्ष का। किस सन में? 93 में। अच्छा। और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। ये किस कॉलेज की बात है, जरा सा बताइए। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय था, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। अच्छा। और उसी कॉलेज में मैं पढ़ता था और वहीं से मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष होने के बाद फिर मैं राजनीति में प्रवेश कर गया। लगातार मैं श्रद्धेय नेताजी से, मान्यवर कांशीराम साहब से के विचारों से जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो काफ़ी हम लोग इनसे प्रेरित थे। क्योंकि बाबा जी हमारे चौधरी साहब के साथ काम करते थे तो हमारे घर में भी अक्सर इस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी। तो हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। बाद में धीरे धीरे हम लोग भी राजनीति में कदम रखे और आज आपके सामने विधायक के रूप में बैठा हूँ। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात होती है और छात्र संघ की बात होती है तो कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। 93 में आप अध्यक्ष बने,
विश्वविद्यालय में कैसा उस समय चुनाव हुआ करता था? अध्यक्ष कौन थे विश्वविद्यालय से, या क्या मामला कैसा रहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने वास्तव में गांव के गरीबों को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था रही जिसमें जिस विद्यार्थी ने सोचा कि हमको राजनीति करनी है, उसको राजनीति करने का मौका मिला। वहाँ का माहौल हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में था। और जो वर्तमान में राजनीति को देखा जाता है, और दुख यही होता है कि जिस विश्वविद्यालय ने गांव के अंदर पढ़ने वाले, गांव के अंदर पलने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में जाने वालों को इतना अवसर दिया, उसी विश्वविद्यालय में राजनीति का इस तरह से अंत किया गया कि वर्तमान सरकार चाहती तो है कि लोग राजनीति करें, लेकिन पढ़े लिखे लोग राजनीति ना करें, गांव के गरीब लोग राजनीति ना करें। शायद अगर विश्वविद्यालय, मुझे तभी हम लोगों को याद आता जब विश्वविद्यालय की चर्चा होती है कभी आप लोगों के साथ बैठ करके, तो श्रद्धेय नेताजी याद आते हैं कि उन्होंने छात्र संघ की बहाली के लिए, सोचिए जो विश्वविद्यालय जो जिनका प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा हो, और उस बहाली के पीछे सिर्फ एक सोच थी कि गांव का गरीब का बेटा कैसे राजनीति करेगा, गरीब का बेटा सामाजिक जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। उसके लिए उन्होंने छात्र संघ बहाल किया, और उनके छात्र संघ बहाल करने के बाद कई नौजवानों को आगे राजनीति में जाने का मौका मिला, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति हमेशा पढ़े लिखे लोगों ने, कभी ये नहीं था कि इसमें केवल पूंजीपति ही राजनीति कर सकता है या बड़े घर का ही बेटा राजनीति कर सकता है। वह हमेशा गरीब से गरीब बच्चों को राजनीति करने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और बातें निकल के आती, खासकर जब छात्र संघ चुनाव की बात होती, हॉस्टलों में बम वगैरह बन जा रहे हैं, ये कितना संघर्ष रहा उस समय। या अच्छा, छात्र नेता की जब बात होती है, बाहुबल, लोग आपस में बहुत तनातनी दिखाते हैं, क्या बाहुबल वाकई में तब भी आवश्यकता थी बाहुबल की? हम लोग तो एक ऐसे परिवार से निकल कर आए थे, जानते ही नहीं है कि कभी हम लोगों के राजनीति में बाहुबल की आवश्यकता पड़ी हो। छात्र राजनीति में, कभी छात्र राजनीति में भी बताया ना आपसे कि एक सामान्य से जीवन में एक घटना घटी, मंडल कमीशन की लड़ाई में जेल चले गए, वहां एक साथ संगत मिला, एक तमाम जनपद के अंदर राजनीति करने वाले, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाले तमाम सीनियर छात्र नेता साथियों से मुलाकात हुई, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा गया और छात्र संघ पहली बार चुनाव लड़ा मैं छात्र संघ अध्यक्ष का, और चुनाव जीत गया हमारे पूरे। और उसके बाद हम लोग वहां से निकल करके तमाम क्षेत्रों में आंदोलन किए, संघर्ष किए, लेकिन कभी हम लोगों को नहीं महसूस हुआ कि बाहुबल की आवश्यकता भी छात्र राजनीति में थी। अब ये जीवन के 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जो तमाम कुरीतियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे नकारा तो नहीं जा सकता। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा इससे परे रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसकी कभी आवश्यकता नहीं समझ में आई है। अच्छा संदीप जी, अभी हाल ही में आपने करवारिया परिवार को हराया, तो वो तो अपने आपको बाहुबली मानते हैं, कैसे सामना किया आपने? करवरिया परिवार को मैंने नहीं हराया, मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराया। अच्छा, और उसी के सिंबल पे ये भी चुनाव लड़ रहे थे। और करवरिया परिवार का जहां तक आप चर्चा करते हैं, आप उनका जब राजनीति का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक घटना चक्र पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मौका मिलेगा 2 बार उनको चुनाव लड़ने का मौका इसी जगह मिला। एक बार सहारुत्तरी लड़े थे, जहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष आदरणीय अनुग्रह सिंह चुनाव लड़े थे। एक बार उनके साथ में चुनाव लड़े थे तो अनुग्रह भाई चुनाव जीते थे, अनुग्रह नारायण सिंह जीते तो वहां ये चुनाव हार गए थे, वो तीसरे नंबर पर थे। मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं चुनाव मेजा से लड़ा, मेरे सामने उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े और मुझसे भी चुनाव वो हार गए। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि राजनीति में ऐसा उनका कोई संघर्ष नहीं है, न उनका ऐसा कोई कार्यक्रम रहा है कि जिससे वजह से उनको एक नेता की तरह देखा जा सके। क्या मानते हैं आप उनको, नेता या बाहुबली? मैं समझता हूं कि मेरे मानने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, जिसको उत्तर प्रदेश ने जिनके ऊपर एक मुकदमा रहा हो, हीनियस क्राइम का, माननीय सदस्य विधायक के हत्या का, जिसको हमने पुष्टि नहीं किया, जिसकी पुष्टि किसी जनता ने नहीं किया, बल्कि अदालत ने पुष्टि किया कि उन्होंने माननीय विधायक की हत्या की है।
तो एक हत्या करने वाले व्यक्ति को किस रूप में देखा जा सकता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अच्छा, पूरा उससे समाज संबंधित जानता एक और मामला आता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जांच नहीं हो पा रही थी। बाद में सीबीसीआईडी ऐसा कुछ गठन हुआ, फिर जांच हुई, क्या ऐसा कुछ मामला था? है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम कुछ किया, कहा कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाहुबलियों का संरक्षण दिया। आप शुरू से लेकर आज तक भाजपा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने बाहुबली हैं सब उन्हीं के संरक्षण में पलते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में आप देखिएगा तो इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और अब दुखद तो तब है कि जिनको कोर्ट ने सजा दिया हो और एक विधायक की हत्या की गई हो और उसको व्यक्ति को माफ करके निकाल देना, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए इससे ज्यादा निंदनीय विषय तो कुछ नहीं हो सकता। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। योगी जी तो कह रहे हैं कि सपा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ऐसे मामले में काम कर रही थे, ऐसा कुछ दिया समाज को। क्या मानते हैं आप? मैं समझता हूं कि आप जनपदवार चर्चा कर लेंगे जब, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने माफिया हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया शायद भारतीय जनता पार्टी पर लागू है। अब राजनीति में चूंकि लोग एमपी एमएलए हो गए हैं, इसलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन आप किसी भी जिले का नाम उठाइएगा तो जिनको आप माफिया के रूप में जानते होंगे, आप देख लीजिए किस दल के वो सदस्य हैं और किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सदन में किस दल से मेंबर बन करके आए हुए हैं। उनके कह देने से थोड़ी लागू हो जाएगा कि योगी जी ने कोई बात कह दिया तो उसको प्रदेश की जनता मान लेगी। अच्छा, आज का जो सिनेरियो चल रहा है आज के समय में, अभी 2022, 23, 24, 25, आपको क्या लगता है अभी भी प्रदेश में माफिया हैं? लखनऊ में ही एक मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा था कि अब तो दूर दूर तक चश्मा लगा के देखिए तो माफिया बाहुबल नजर नहीं आता है। ऐसा अब क्या? वो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री हैं। हाँ, हाँ। मैं समझता हूं कि इतना हल्का बयान उनको इसलिए नहीं देना चाहिए कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि अन्याय के खिलाफ, जो माफिया है उसके खिलाफ वास्तविक कार्रवाई करें। केवल उनको शामिल कर लेने से उनके जो गंदगी है वो नहीं धुल जाएगी। आज की तारीख में आप बताएं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेल में नहीं है। अगर वो जेल में है तो किस कारण से जेल में है? कोई रेप में जेल में है, कोई हत्या में जेल में है, और जो बचा भी है उस पर संरक्षण किसका है? आज की तारीख में फर्क केवल इतना हुआ है कि पहले बाहुबलियों के खिलाफ भी लोग अपनी बात कहते थे। अब इतना आतंक पैदा है आम आदमी में बाहुबलियों को लेकर, क्योंकि सब जनता को पता है कि अगर इन बाहुबली के खिलाफ हम बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के इनके ऊपर संरक्षण है, ये हमारी हत्या करा देंगे, मेरा मुकदमा भी नहीं कायम होगा, मेरे घर की बहन बेटियों का रेप हो जाएगा, मेरे मुख पर मेरी बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो जब सत्ता के अंदर, आप बताइए, थाने में कभी इतनी हत्याएं हुई हैं? मैं समझता हूं कि थाने के अंदर कभी इतने रेप हुए हैं? मैं तो समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इस तरह का जो जघन्य अपराध हुआ है उतना मैं समझता हूं किसी सरकार में नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार में हुआ है। खासतौर से योगी जी को तो और भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो योगी भी हैं। हाँ, हाँ, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं बढ़ जाती है कि कम से कम प्रदेश की जनता का, गरीब का, आम आदमी का ख्याल करें। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो बाहुबली, पूंजीपति और कुछ उनके विशेष लोग हैं जो नजर आते हैं। आम आदमी तो उनसे मिलना भी नहीं चाहता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 93 में जब आप अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर राजनीति में कैसे विधानसभा की तरफ कब विचार आया कि अब चुनाव लड़ना है, या आगे चल के नेताजी से मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात नेताजी से हम लोगों की मुलाकात हमेशा होती थी, नेताजी पहली जब भी मुलाकात जाते कब थे। हुई थी? अब एग्जैक्ट तारीख तो नहीं नहीं, बता फिर भी पाएंगे। एक अप्रॉक्स क्या समय रहा होगा, कैसे हुई थी? हम लोग जब 93 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हाँ, हाँ। तो उस समय इलाहाबाद में मंडल कमीशन का आंदोलन जोरों पर था। और उस दौर में कोई भी व्यक्ति, हम लोग जो खासतौर से पीडीए समाज के नौजवान थे, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों के साथी नेता धर्मेंद्र जी भी रहा करते थे हॉस्टल में। सांसद जी अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप ही हॉस्टल के में हॉस्टल में थे? नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छा, हॉस्टल में रहते थे। हम तो डिग्री कॉलेज में थे, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहते थे। तभी तो मुलाकात और हुई सांसद जी से। धर्मेंद्र जी से संबंध था तो उनके साथ भी आना जाना रहता था। और तब हम लोग जब कॉलेज की राजनीति करते थे तो कॉलेज की राजनीति में श्रद्धेय नेताजी को
सुनने का अक्सर मौका मिलता था, हाँ। उनसे मिलने का मौका मिलता था। और माननीय अखिलेश जी जब राजनीति में प्रवेश किए तो उनके साथ हम लोग छात्र राजनीति की हैसियत से काम करने का मौका मिला था और काफी नजदीक थे हम लोग। चूंकि अगर इस राजनीति में एक तरह से कह दिया जाए, आज माननीय अखिलेश जी ने पीडीए बना करके आंदोलन को आगे बढ़ाया है, लेकिन माननीय नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव के रहने वाले गरीब वर्ग के हर समाज के बच्चों को इतना ख्याल रखते थे। मैं समझता हूं कि राजनीति से लेकर के हर क्षेत्र में एक घटना याद है कि जब आरक्षण लागू हो गया, हमारे बच्चों को चूंकि जो प्राइमरी से निकल कर आए थे, नगर पालिका के विद्यालयों से निकल कर आए थे, तो उनको अंग्रेजी की परीक्षा में थोड़ी सी कठिनाई आती थी आयोग में। तो हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने निर्णय लिया और सब लोगों ने निर्णय लिया कि चल करके नेताजी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता पर नेताजी से चर्चा किया जाए। अगर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो जाती है तो गाँव में परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोगों ने आकर के आज श्रद्धेय नेताजी से मुलाकात किया और श्रद्धेय नेताजी जैसे व्यक्ति जिन्होंने हम लोगों की बातों को महसूस किया, और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति घर नहीं पहुंच पाया और अंग्रेजी की अनिवार्यता नेताजी ने खत्म कर दी। सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज देश में तमाम प्रदेश हैं जहां 27% आरक्षण नहीं लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ नेताजी इतनी दूरदृष्टि के व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि बच्चा पढ़ेगा तभी तो आरक्षण पाएगा। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमारे बच्चे कैसे जाएं जी। बड़ी इलाहाबाद जैसे बच्चों को डिग्री कॉलेज से या छोटे महाविद्यालयों में जाते थे और वहां से वापस चले जाते थे, संघर्ष करते थे। कुछ बच्चे बढ़ पाते थे, कुछ नहीं बढ़ पाते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में या प्रदेश के पूरी बड़ी से बड़ी संस्थाओं में उच्च शिक्षा में आरक्षण दे करके ग्रामीण बच्चों को आईएएस पीसीएस इंजीनियर बड़े उच्च पदों पर भेजने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। तो इतनी दूरदर्शी सोच मैं तो समझता हूं कि राजनीति में किसी की नहीं हो सकती। तो हम लोगों को नेताजी का सानिध्य हमेशा मिला, और खास तौर से जो छात्र नेता रहे हैं, वो चाहे जिस दल में राजनीति करते हो, चाहे जिस दल में राजनीति करते हो, चाहे जाति बिरादरी के हों, अगर छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं तो सब पर अगर किसी का विशेष आशीर्वाद रहा है तो श्रद्धेय नेताजी का। उनसे बड़ा आशीर्वाद किसी भी छात्र नेता को नहीं मिला है। आज भी आप चाहे जो भी कहें, लेकिन अगर जब कभी आप लखनऊ आगरा पे खड़े हो जाते हैं तो आपका मन याद आता है अखिलेश यादव जी को याद करने का उत्तर प्रदेश में। जब आप इकाना के सामने से गुजरते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि इकाना स्टेडियम कौन बना सकता है, अखिलेश जी बना सकते हैं। जब प्लासियो मॉल में आप खड़े होते होंगे लखनऊ में तो आपको लगता होगा वाह क्या विजन था माननीय अखिलेश जी का। जब 112 नंबर गाड़ी आपको दिखती है तो आपको लगता होगा आज गांव के लोग 108 याद कर रहे हैं, 102 एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। चाहे जितना बड़ा घर का पूंजीपति हो, चाहे जितना बड़ा पूंजीपति हो, बगल में हमारे घर में रहता हो और किसी बहन को, किसी माँ को, किसी बेटी को प्रसव पीड़ा हो तो जितनी देर में उसको जगाएगा, वो ताने मारेगा कि गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, डीजल नहीं है। अखिलेश जी ने कहा मत जाना किसी के घर, केवल 102 नंबर 108 नंबर डायल करना, आपको ले आएगी, ले जाएगी, अस्पताल में इलाज कराएगी और घर पहुंचाएगी। आज उसको लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, जब अखिलेश जी लाइफ टाइम मुख्यमंत्री थे, बीच में 15-16 के आसपास पार्टी में जब पावर शिफ्टिंग की बात चली थी, कुछ नेता आपसी टकराव की वजह से मुलायम सिंह जी के साथ, शिवपाल जी के साथ, अखिलेश जी के साथ ऐसे में चले, तो उस समय आप लोगों का क्या स्टेट था? कैसे देखते इस बदलाव को? हम तो श्रद्धेय नेताजी को का आभार प्रकट करेंगे जी कि उन्होंने अपने रहते हुए माननीय अखिलेश जैसा नेता हम लोगों को दे दिया। हाँ, 2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके समाजवादी पार्टी में, आप माननीय जी की विचारधारा को देखिए। अखिलेश जी ने, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होने देंगे, और उन्होंने माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके समाजवादी पार्टी को फिर नौजवान बना दिया। तो हम नौजवानों को नेता मिल गए और हम नौजवान लोग माननीय अखिलेश जी को नेता मानकर आगे बढ़ गए। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नेता के रूप में तो हम लोग क्या माननीय अखिलेश जी। पार्टी तो भी जवान बिल्कुल भी, हाल ही में कल परसों की फोटो वायरल हुई, अखिलेश जी बिल्कुल चमक रहे हैं पारिवारिक फंक्शन में, तो पार्टी तो जवान है ही।
तो वो तो श्रद्धेय नेताजी की देन है ना। नहीं, श्रद्धेय बिल्कुल नेताजी सही ने कह कहा रहे था हैं। कि समाजवादी आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को बूढ़ी नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग तो ऋणी हैं श्रद्धेय नेताजी के। हम जैसे नौजवान और आने वाली पीढ़ियां नेताजी को इस बात के लिए भी याद करेंगे कि नेताजी ने समय पर रहते हुए इतना बड़ा नेतृत्व, इतना सूझबूझ का नेतृत्व, इतना विजनरी नेतृत्व, इतना समझदार नेतृत्व उन्होंने दिया कि मैं समझता हूं कि अगर आपके माध्यम से अगर मैं कहूं तो शायद ये अतिशयोक्त नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश के नहीं, देश माननीय अखिलेश जी को देख रहा है। अभी तो सामने 27 लगा हुआ वो है। तो तय है, 27 में तो अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, क्या विजन है? स्पष्ट है। हाँ। उन्होंने आज जो उत्तर प्रदेश में हमारा चुनावी घोषणा पत्र पिछला भी अगर आप उठाकर देख लो हम्म, तो जो आदरणीय अखिलेश जी ने किया, घोषणा पत्र ही नहीं लागू किया, हम्म, उसके अलावा कई ऐसे काम किए जिसको आज उत्तर प्रदेश, मैंने आपको गिनाया भी, जो हमारे घोषणा पत्र में थे। किसानों को पानी, निःशुल्क पानी देने का, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का, लैपटॉप देने का, बच्चियों को साइकिल देने का, कन्या विद्याधन देने का। जो किसानों को श्रद्धेय नेताजी ने 1 लाख रुपया दिया था किसान बीमा को, उसको बढ़ाकर 5 लाख करने का, वो सब तो उन्होंने किया ही किया। उत्तर प्रदेश को मेट्रो दे दिया। उत्तर प्रदेश को ऐसी कौन सी योजना है जिससे उत्तर प्रदेश का आज जो लखनऊ दिखता है, माननीय अखिलेश जी की देन है। इतना खूबसूरत जनेश्वर मिश्रा जैसा पार्क। और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आज गांव में चले जाइए, अभी ये आपका मौसम चल रहा है ठंडी का, हाँ। भाजपा बार बार पैसा वसूली करने के लिए कभी माफ क्यों नहीं कर देती गरीबों का बिजली का बिल। हमारे नेता ने तो कहा, माननीय अखिलेश जी ने, सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। अभी हमने किसानों का पनियौना सरकारी माफ किया था, इस बार ट्यूबवेल पर, निजी ट्यूबवेल का पानी माफ कर देंगे। जो गांव के गरीब है, अगर तो नेताजी भी कहते थे कि शिक्षा मुफ्त कर दी जाए, दवाई मुफ्त कर दिया जाए, पढ़ाई और दवाई मुफ्त कर दिया जाए, तो किसानों की और खेती के साधनों को किसानों को उपलब्ध करा दिया जाए, खाद दवा कम सस्ते रेट में उपलब्ध करा दिया जाए, तो किसानों की आमदनी अपने आप दोगुनी हो जाएगी। आज किसान दर दर के ठोकरे खा रहा है। कभी बारिश में किसानों का, हमारे जिस क्षेत्र से मैं मेजा से आता हूं, हाँ। मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने अपने जिले के अधिकारियों को लिख कर दिया, बारिश के समय में इस बार ज्यादा बारिश होने से पूरा इलाका चौपट हो गया, किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। किसी तरह से किसान ने दोबारा बुआई करके फसल को थोड़ी बहुत बचाया भी, तो जो बीच की अभी बारिश हो गई थी उसमें कटी हुई फसल खत्म हो गई। कोई किसानों को सुध लेने वाला नहीं, केवल कागज के पन्नों में 2 गुना, हवाई भाषणों में 2 गुना। गांव में तो किसान तराई तराई कर रहा है। तो कृषि मंत्री जी इनके कहाँ हैं? मैं समझता हूं कि कहीं वोटर लिस्ट बदलने का प्रयास कर रहे होंगे, कहीं वोटर कटवाने का प्रयास कर रहे होंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है संदीप जी, मंत्री कहाँ इसको करेगा? अब तो मैं समझता हूं कि हम कहेंगे तो अतिशयोक्त होगी। आप लोग भी जानते हैं कि अब आयोग नहीं रह गया। ज्ञानेश जी के बारे में आदमी कहते हैं सशक्त अधिकारी हैं, कैसे मानते हैं ज्ञानेश जी को? इसके पहले भी एक आप चुनाव आयुक्त को दे जानते होंगे नाम, शायद मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे। आज उनकी याद आती है। बताइए जरा नाम। आप ही बताइए, आप नहीं जानते हैं क्या? पूरे देश के लोग उनको याद करते हैं, लेकिन बेचारे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो यहीं के लोगों ने नकार दिया। तो आप समझिएगा कि ऐसे लोगों को याद, अगर चुनाव आयोग में बैठाया जाए। अभी हाल ही में ज्ञानेश जी पे बहुत मीम्स बने हैं, बहुत चर्चा में रहे हैं बिहार चुनाव के बाद। जिस तरह के कभी ये पन्ना प्रभारी बना करके ये तय कर लेंगे कि पन्ना कौन ऐसा पन्ना है जिसमें एक भी भाजपा की वोट नहीं है, उसको एक बूथ से दूसरे बूथ पर भेज देंगे। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं चलेगा तो जिस जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चूंकि इनको पता नहीं रहता है कि किस जाति का आदमी किस क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, तो जिस बिरादरी को विपक्ष के लोग चुनाव लड़ाएंगे उस बिरादरी के लोगों के नाम पर डिलेटेड की मोहर लगा करके वोट कम कर देंगे। पब्लिक से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वोटर लिस्ट से लड़ेंगे, ईवीएम से लड़ेंगे, बूथों की मशीनरी से लड़ेंगे, इनका और प्रशासन के दम पर लड़ेंगे। अब कुछ नहीं बचा तो पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा कर रखे हैं। अब तो ये कह रहे सारी व्यवस्था को सुधार सुनिश्चित करके 100% एक्यूरेसी के साथ एसआईआर करा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, एसआईआर कितना जरूरी है और कैसे होना चाहिए? देखिए, कोई भी काम को हम ये नहीं कह सकते जरूरी नहीं, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? मैं समझता हूं कि पूरा समय मिलना चाहिए मतदाता को। मतदाता, हमारे जो महापुरुषों की सोच थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर,
या अन्य जो लोगों ने मत का अधिकार दिया, जब मत की ताकत दी, आज शायद वही मत की देन है कि गांव में झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी का चेहरा बड़े महलों में रहने वाले लोग देख आते हैं कि कहीं कोई झोपड़ी में व्यक्ति छोड़ तो नहीं गया। जहां बड़े महलों में रहने वाले लोगों को बदबू आती है, वो जाना नहीं चाहते, तो सोचते हैं कि किसी तरह से उनको वोटर लिस्ट से ही गायब कर दो। गांव में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया नहीं है, आप उससे नई नई चीजें ले आते हो, उसके सामने भ्रम सा माहौल पैदा कर दिए हो। सही बात तो है कि आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है कि जब तक गांव में रहने वाला एक भी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति मतदाता न बन जाए, तब तक इनको इस अभियान को चलाना चाहिए। ऐसे में तो प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी। अब देखिए, मत का अधिकार तो सबको है ना, प्रक्रिया बिल्कुल से है, मतलब बराबर का है। बात प्रक्रिया की नहीं है, बात न्याय की है, बात जरूरत की है, बात संवैधानिक व्यवस्था। आप कहते हो संविधान को मानते हो, तो संविधान में हमें राइट्स मिले हैं ना, तो राइट्स से हमको वंचित क्यों कर रहे हो? हमें अधिकार से वंचित पब्लिक को बताते हो। अच्छा आप बताइए, बिहार में इतना बड़ा इन्होंने SIR किया, हाँ। कितना इनको रोहिंग्या मिले, कितना इनको विदेशी मिले? लगभग 60 लाख वोटों की खबर है, 50-60 लाख वोट कम हुए हैं। देखिए, मतलब वो किसके वोट कम हुए हैं, किसके समर्थकों के वोट कम हुए हैं? अब ये तो आज अगर इतनी हिम्मत है तो चुनाव के पहले, अगर हम चुनाव आयोग है, तो हम अगर आपसे कहते हैं कि मुझे शक है, मुझे आप पर शक है, मान लीजिए मैंने आपके बारे में कहा, तो हमें आयोग को क्लियर करना चाहिए ना। आपको मेरे ऊपर शक है तो क्लियर करना चाहिए ना। बिल्कुल। आयोग किसी बात को क्लियर क्यों नहीं करता? आयोग का काम किसी के लिए काम करना नहीं है। नहीं, आयोग का काम गांव का गरीब कैसे, आम आदमी बिना किसी दबाव में कैसे वोट डाले, ये आयोग का काम है। लेकिन जो ये प्रक्रिया चालू की है, इससे कई लाखों लाख करोड़ों लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार को अब मतदाता पर भरोसा नहीं रह गया, उनको मशीनरी पर भरोसा है। वो मशीनरी के सहारे, हाँ मैं बधाई दूंगा माननीय अखिलेश जी को, जो हर चुनौतियों का सामना करते हैं, और उन्होंने जो चुनौतियों का सामना उत्तर प्रदेश में किया है मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है, और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ जोड़ कर जो सरकार बना ली है। ये 24 वाली आप बात कर रहे हैं? 24 वाली। तो 24 में तो मशीन तो EVM वही था सर। नहीं देखिए, जो लोगों के, चूंकि जो हमारे लोग उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट 50,000 से जीते, 60,000 से जीते। अच्छा, अगर अगर इन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर नहीं किया होता या तमाम मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया होता, तो ये 2 लाख से जीतते हैं, 2.5 लाख से जीतते हैं, सीटें 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती हैं। निश्चित ये 20 से 25,000 वोटों का हर विधानसभा में खेल करते हैं। मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर जो 2,000 से जीता, 3,000 जीता, 4,000 से जीता, 5,000 जीता, अगर ये वोटर मशीनरी का सहयोग नहीं लेते तो 20,000, 25,000, 30,000 जीतते। लेकिन जो 500 से 1,000, आप सोचिए कई सीटों का आंकड़ा तो आपके पास आ गया होगा ना कि 300 अनवैलिड। अब बैलेट से वोट कौन डालता है? अनपढ़ नहीं डालता ना। बैलेट से वोट तो पढ़ा लिखा कर्मचारी डालता है, जो वोट डलाने जाता है वही डालता है। उसकी वोट अनवैलिड वोट ज्यादा, हारने वाले की वोट कम। ये सब तरीके हैं उनके, और अब इसके लिए पब्लिक तैयार है, चूंकि अब आंदोलन पब्लिक कर रही है। तो संदीप जी, ऐसे में तो फिर आपको तो 4 गुनी मेहनत करनी होगी। आंकड़ा मार्जिन आपका कम था, पीडीए तैयार हो गया है। अच्छा हाँ, पीडीए को लेकर चर्चा करते, एक चीज और जानना चाह रहे थे इसको लेकर के। समाजवादी पार्टी समाजवादी प्रहरी SIR ऐसा कुछ बनाई है। हाँ, क्या काम होता है इनका, कैसे निगरानी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग केवल बूथों पर अपने लोगों से आग्रह करते हैं, अपने लोगों को प्रेरित करते हैं, वोट न कटने पर जहां उनको समस्याएं होती हैं, BLO क्या कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें भी चुनाव आयोग को जो हमसे सहयोग लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग दबाव तो नहीं बना रहे हैं? हम लोग किस बात का दबाव बनाएंगे? अच्छा, हम लोग तो केवल प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग मतदाता लिस्ट से हटने न पाए, हमारे नए लोग मतदाता में जो छूट गए हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनको जोड़ लिया जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी संविधान पर पूरा भरोसा रखती है और संविधान का प्रदेश बनाना चाहती है, संविधान का देश बनाना चाहती है। चूंकि हमारे महापुरुषों का सपना था, चूंकि मुझे याद है कि जब देश के अंदर संविधान की प्रति पार्लियामेंट के अंदर सौंपी गई, तो उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब की तरफ
हंसते हुए मुखातिब होकर कहा था कि अभी समय है, अगर कुछ इसमें संशोधन हो, कुछ जरूरतें हो तो कर सकते हैं। तो उस समय भी हमारे महापुरुषों ने एक सपना देखा था, एक कल्पना किया था कि संविधान को लागू करने वाले की अगर नीयत ठीक होगी तो संविधान का प्रदेश बन जाएगा, देश बन जाएगा। अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो संविधान कितना भी अच्छा हो, आम आदमी को, गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा। जिसको डबल इंजन की सरकार ने दिखा दिया कि उनकी नीयत संविधान को लागू करने की नहीं है। अब बात करेंगे पीडीओ को लेके, बहुत चर्चा होती है। पीडीए मीटिंग भी चल रहा था, चल ही रहा है हर विधानसभा में, आपके यहाँ भी हुआ होगा। ये है क्या पीडीए? बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कुछ पीडीए नहीं फुल सर, एक सेकंड, फुल फार्म को लेके हुए अभी हाल ही में बंगलोर में मीटिंग हुई, अखिलेश जी ने इसका और नाम बदल दिया। तो बार बार बदलाव, कौन सा पीडीए असली वाला पीडीए है? नहीं, उन्होंने, माननीय जी ने तो एक सब चीजों का एक सार बता दिया है आपको। अच्छा, जो शोषित है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, दुखी है, पीडीए उसके लिए काम करेगा। देखिए, अभी नया आ गया पावर डेवलपमेंट एसेंट पीडीए। देखिए, जो विरोधी हैं हाँ। उनके लिए कंफ्यूजन है। अच्छा, उस वाली कॉन्फ्रेंस जो में तो आप डरे थे हैं, ही मानी जी के साथ। हाँ, हाँ। जो डरे हैं उनके लिए पीडीए नहीं समझ में आता है, जो डरे हैं। हाँ। बाकी जिनके लिए पीडीए बनाया गया उनको पता है कि पीडीए क्या है। जिनके लिए पीडीए काम कर रहा है उनको पता है पीडीए क्या है। जिनके सम्मान के लिए बनाया गया उनको पता है पीडीए क्या है। जिनके हक अधिकार के लिए बनाया गया उनको पता है पीडीए क्या है। मैं समझता हूँ कि विरोधी गलत परेशान है। विरोधियों को भी पता है कि पीडीए किसके लिए बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि सब क्लियर है। ये जो डबल इंजन वाले हैं वो भी जानते हैं कि पीडीए किसके लिए बनाया गया है, और पीडीए जिसके लिए बनाया गया वो भी जानते हैं कि पीडीए हमारे लिए बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलाहाबाद से जुड़ी कुछ और बातें करेंगे। हाल ही में इसी साल आपके यहाँ कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, बड़ी तादाद में लोग आए थे, आप गए थे वहां? कैसे आपने तय कर लिया कि तादाद में लोग आए थे? अब जो हमने विजुअल देखा, जो सरकार की तरफ से आंकड़े आए, रिकॉर्ड टूट रहा है, ऐसी अफरा तफरी, प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन ने भी ये बताई बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आपका क्या मानना है? चलिए, ये तो बता दिया प्रशासन ने। हाँ। लेकिन मेला में कितने लोगों की मौत हुई आज तक प्रशासन ने बताया? कितने लोग आज तक घरों में नहीं पहुंच पाए आज तक प्रशासन ने बताया? क्या आपकी मीडिया इस बात का खबर निकाल पाई? अगर निकाली तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग मरे उनके घरों तक कितना पैसा पहुंचा? जो इन्होंने आर्थिक मदद करने का परिवार को कहा, क्या आज तक पहुंचा? क्या जितना इन्होंने आमदनी बताई, क्या उसका जीएसटी जितना मिलना चाहिए उसका उन्होंने क्या कहते, हम कहते हैं आज की तारीख में जो इनका जीएसटी जनरेट हुआ उसको पब्लिश करें कि हमने मेला से इतना जीएसटी जनरेट किया है। ये करते हैं कि हमने फला फला। हम कहते हैं कंफ्यूजन किस बात का है? जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, हो सकता है मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति मर गया, मैं उसके घर जाकर के तो कहीं से होता मैं चला जाऊं, उसका श्रद्धांजलि अर्पित कराऊं। हाँ। हो सकता है मेरे प्रदेश के किसी, मेरी पार्टी, आप याद करिए कोरोना का दौर था। हाँ। उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे जिस जनपद के लोग रहे हो, चाहे जिस विचारधारा के लोग रहे हो, चाहे जिस दल पार्टी विश्वास रखते लोग रहे हो, लेकिन जो पैदल चल के आ रहे थे, जिनकी रास्ते में मौत हुई किसी भी कारण से, तो माननीय अखिलेश जी का दिल देखिए। हम समाजवादियों को तो उन्होंने कहा ही कि आप इनकी मदद करें, इनको घरों तक पहुंचाएं, लेकिन जो परिवार घर तक नहीं पहुंच पाया उन परिवारों में उन्होंने आर्थिक सहयोग भी भेजने का काम किया। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, हमारी सरकार देश के दूसरे के इलाकों में नहीं थी, लेकिन माननीय अखिलेश जी की जहां तक निगाह गई उन परिवारों को आर्थिक मदद भेज करके कोरोना में उनको साहस बढ़ाने का काम किया। आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये बात बता देने में क्या दिक्कत है कि हमने इतने परिवारों को आर्थिक मदद दी है? हो सकता है उसमें मेरा भी कोई जुड़ा व्यक्ति हो जो हमारी निगाह न जा पा रही हो, हमारे पार्टी संगठन का कोई जुड़ा व्यक्ति हो, हमसे कहीं न किसी विचारधारा से रिलेटेड व्यक्ति हो सकता है वहां तक जाना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को बताने में क्या दिक्कत है? आज तक नहीं बता पाए। आपने ये बात तो बता दिया कितनी भीड़ आई, प्रदेश को क्या मिला, कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग आज तक घर नहीं पहुंच पाए तो कहाँ हैं, यह बात क्यों नहीं लोग बता पा रहे? इससे ज्यादा निंदनीय तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि अगर ये आंकड़ा उनके पास नहीं है तो भीड़ का भी आंकड़ा मेरे ख्याल से सही नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी अव्यवस्था, मैं समझता हूं कि जो हमारा आपका असली काम था, आपका खासतौर से चैनल का,
अगर लोगों ने कुछ लोगों ने प्रयास किया, जिन लोगों ने लेकिन जिन प्रयास लोगों किया ने वो मेन चैनल से बाहर भी बाहर हो गए। हाँ, बाहर हो गए। तो आप सोचिए कि डर इतना बड़ा है अब कि डर रहा या क्या रहा उनका पर्सनल कारण, जिसको वो तो बात की बात इतना है। बड़ा आईना माना जाता है, हाँ, तो जब ग्राउंड पर देखने नहीं दिया जाएगा, सच्चाई को सामने लाने नहीं दिया जाएगा, तो ये देश और दुनिया इस यथार्थ को कैसे देखेगा? आप सोचिए, आज भी माननीय अखिलेश जी ने जो मेला कराया, उनके कार्यकाल में हुआ, उसको दुनिया के लोगों ने सराहा। आप उस पुस्तक को आज भी पढ़ लीजिए, आज पढ़िए ना। वो मेला इतना सराहनीय मेला था, मैं समझता हूं कि उसकी जितनी भी चर्चा करिए, जितनी तारीफ करिए, कम है। और मैं समझता हूं कि इस मेला में आने वाले व्यक्तियों ने जाने के बाद क्या महसूस किया होगा, कभी आप उन परिवारों से मिलिएगा तो मैं इससे बेहतर आपको बता पाएंगे। क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र से बात करेंगे। जो आपका क्षेत्र है खास करके, क्या आम जनमानस की क्या अपेक्षा है, क्या दिक्कत है आज के समय में आपके क्षेत्र में? देखिए, सड़क, बिजली, बम्बा, ये तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। बिल्कुल। जैसे ये डबल इंजन की सरकार 10 साल से गांव के गरीब को पानी देती है। विधायकों को विधायक निधि के साथ साथ अन्य सरकारों में कुछ हैंडपंप्स वगैरह मिल जाया करते थे क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से। तो जिन इलाकों में हैंडपंप्स खराब हो गए, जिन इलाकों में वास्तव में गर्मियों में पानी की किल्लत होती थी, हम लोग उन इलाकों को पानियों से, हैंडपंप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से विधायक निधि से कुछ चीजों व्यवस्था कराया करते थे। ये आज 10 साल से टंकी लगा रहे हैं, आज तक टंकी न लग पाई है 10 सालों में। और जहां लगी है, यही नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं को टंकी चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर उस टंकी का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरा, ये बात सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं ये इन 10 सालों में कि कहाँ का ट्यूबवेल खराब, मोटर खराब है। आप समझिए कि आम आदमी की जरूरत सरकारी गल्ले से भी ज्यादा पानी की है। राशन तो आदमी 10 रुपया 20 रुपया किलो खरीद लेता है, लेकिन पानी के इंतजाम में लाखों रुपया खर्च होता है। खासतौर से मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरा करीब 60% इलाका पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के नीचे बसा है। जब गर्मी का समय आता है तो किल्लत हो जाती है, लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से लोगों का इंतजाम कर पाते हैं। आप समझिए, इसके अलावा स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी तो सस्ती दवाई है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आज आप चले जाओ, कोई दवाई का इंतजाम नहीं। आयुष्मान कार्ड कितना काम कर रहा? मैं समझता हूँ कि आयुष्मान कार्ड लागू होते होते या तो पेशेंट घर चला आता है या तो पेशेंट दम तोड़ देता है। अच्छा, आप पूरे प्रदेश में कोई एक आयुष्मान कार्ड का बता दे कि फर्स्ट डे गया हो या उसने 1 रुपया खर्च ना किया हो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड को शुरुआत करने में लगेगा। मैं समझता हूं कि आयुष्मान कार्ड केवल एक भ्रम करने का एजेंडा है। इसका कोई, हम कहते हैं आयुष्मान कार्ड जो आप दे रहे हैं, आप सीधे सीधे अस्पतालों को पैसा क्यों नहीं देते? हम विधायकों को, हम लोग चिट्ठी लिखते थे तो किसी बीमारी में गरीब को अगर 5 लाख रुपया की जरूरत है तो कुछ पैसे मिल जाते थे। श्रद्धेय नेताजी के जमाने में तो बड़ी इलाज में, किडनी का इलाज है, लीवर का इलाज है, कैंसर का इलाज है, तो 100% पैसा मिल जाता था, 90-95% मिलता था। इन्होंने क्राइटेरिया बना लिया कि प्राइवेट अस्पताल को 2.5 लाख, सरकारी अस्पताल को 5 लाख, चाहे इलाज 25 लाख का हो। उसमें भी स्थिति पैदा हो गई 50,000, उसमें भी स्थिति पैदा हो गई 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, 9 महीना बाद। इनका स्वास्थ्य का कोई इंतजाम ही नहीं है। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन, आप किसी के लिए बीमारी, गंभीर बीमारी के लिए चिट्ठी लिखते हैं, पैसा कब तक नॉर्मल वे में आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या रिपोर्ट लग के आएगा, कोई गारंटी नहीं है। अब वहां भी शायद मेरे ख्याल से अध्ययन किया जाने लगा है कि किस जाति का है, किस धर्म का है और किस पार्टी का है। ये सब चीजों को देख करके अगर इलाज कराया जाएगा तो इससे ज्यादा दुखद तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज गांव के अंदर रोजगार की लेकर के महंगाई को, हाँ संदीप जी, 3 मुख्य जो आयाम होते हैं, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, इन 3 विषय पे चर्चा करें। आपकी विधानसभा या आपके जिले में कितना परिपूर्ण कर पाई है भारतीय जनता मैं पार्टी? समझता हूँ कि मैं प्रदेश की ना बात करके केवल अपने हाँ, इलाके की बात करूँ तो मैं जिस इलाके से आता हूँ उसको बेसिकली लोग इलाहाबाद लोकसभा और जमुना पार इलाका कहते हैं, प्रयागराज में। आप सोचिए
माननीय अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब थी 2012-17 तक, तो उन्होंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी दिया, दो उन्होंने बिजली के बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट दिए। एक हमारे यहाँ 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है लोहगरा, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगा हुआ है एकदम कोहड़ार, जहां आज हजारों हजार। कोहरार तहसील भी है क्या? कोहड़ार तहसील नहीं है, तहसील मेजा है, और कोहड़ार में वो एनटीपीसी है। अच्छा। लेकिन आप सोचिए कि जिन जगहों पर लोकल क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, वहां पर सरकार ने संविदा भी छोड़ दीजिए, आउटसोर्सिंग कर दिया। और आउटसोर्सिंग में लोग कहां से आ गए? उड़ीसा से, गुजरात से, अलग स्टेटों से लोग आ गए हैं, राजस्थान से। यहाँ पता ही नहीं उनको। जो बच्चे यहाँ 20,000 की नौकरी करते थे, जब कंपनी बनी तो जिनको 20,000 रुपया मिलता था, आउटसोर्सिंग वाले कहते हैं 15,000 लेना हो तो लो, नहीं 12,000 वाला पीछे खड़ा है। 12,000 वाले से कहते हैं करना हो तो करो, नहीं 10,000 वाला पीछे खड़ा है। 10,000 वाले से कहना है कि 10,000 लेना हो तो लो, नहीं 8,000 वाला पीछे खड़ा है। हालात ये है इस बेरोजगारी में कि लोग 5,000, 7,000, 8,000 की नौकरी करने के लिए परेशान है कि किसी तरह से पेट पल जाए, किसी तरह से हमारा जीवन चल जाए। लेकिन सोचिए कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर, जो चीजें माननीय अखिलेश जी ने कहा, स्टेट यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारे यहाँ एक विद्यालय उन्होंने मूक बधिर बच्चों के लिए दिया, बहुत अच्छा विद्यालय उन्होंने बनाया। विकलांगों के लिए दिया, कई आवासीय विद्यालय बनाए। उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसके रोजगार डेवलप करने का बहुत बड़ा प्रयास किया माननीय अखिलेश जी ने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। नौजवान कभी पलायन कर रहा सूरत के लिए, कभी मुंबई के लिए, मुंबई में जाता धक्के खाता है, सूरत में जाता धक्के खाता है, दिल्ली जाता धक्के खाता है, उतराई तराई कर रहा है। और रोजगार के लिए तो मैं समझता हूं कि आदमी ने जो भी साधन थे रोजगार के सब खत्म हैं। रोजगार की वो दिक्कतें हैं कि अब इस सरकार, अब बताइए, हम लोग विधानसभा में जब सरकार से पूछते हैं कि रोजगार का क्या इंतजाम है, तो कहते हैं मैंने रोजगार मेला लगाया है, हमने प्लम्बर बनाए हैं, हमने पेंटर बनाए हैं। आप बताओ, प्लम्बर पेंटर की आप नौकरी बांट रहे हो, वो प्लम्बर पेंटर आपके यहाँ है भी कि नहीं है, कि चला गया पता भी नहीं है आपको। तो आप सोचिए, इन्होंने कहा कि मैंने इतना इन्वेस्टर बुला लिया। हमारे यहाँ भी एक कंपनी है जो पेप्सी ने लगाई है, पेप्सी वालों ने, और वहां पर सरस्वती, सोचिए माननीय अखिलेश जी ने अगर लैंड नहीं एक्वायर कराया होता, माननीय अखिलेश जी ने एक प्रोजेक्ट नहीं दिया होता, उस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप नहीं किया होता, तो शायद इनको लैंड भी नहीं मिलती। सरस्वती हाईटेक सिटी, बहुत स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाने का प्रयास किया। इलाहाबाद में 8 साल हो गए। जैसे कानपुर में शायद उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में प्रयास किया था, उसी तर्ज पर हमारे इलाहाबाद में भी उन्होंने बनाया। आज उसी से जुड़ा हुआ एक एरिया थी जिसको पेप्सी वालों ने लिया। आज आप पता करा लो, उस पेप्सी में एक भी व्यक्ति हो जो वहां का इलाहाबाद के सराउंडिंग एरिया का, कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ। कॉल किया उन्होंने बताया कि हम आपके यहाँ लोगों को भर्ती रखना चाहते, एक भी व्यक्ति को आप पता करके बता दो आप, जो उस क्षेत्र का रहने वाला हो, लोकल रहने वाला हो। मैं समझता हूं कि बहुत हालत खराब है। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इनकी मंशा भी है ना, देखिए एक बात मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात एकदम क्लियर कट है। वो चाहते हैं देश गरीब हो और देश अशिक्षित हो। तो अशिक्षित बनाने के लिए स्कूलों के, गांव के स्कूलों को बंद कर दिया जाए, अशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा महंगी कर दिया जाए, और गरीब बनाने के लिए सरकारी नौकरी या नौकरियों की संविदा की नौकरी या नौकरियों का माहौल खत्म कर दिया जाए। तो जब आदमी गरीब होगा तो कहीं 10,000 रुपया दे करके सरकार बनाएंगे, कहीं लाडली बहना देकर सरकार बनाएंगे, कहीं पर ये इस तरह की योजनाएं चला के सरकार बनाएंगे, कहीं 5 किलो। आप सोचो, जिस देश की, विकसित देश की बात करते हैं, आज भी अपने भाषण में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो मुफ्त का राशन देता हूं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त का। आप ये क्यों नहीं कहते कि 80 करोड़ लोगों को मैंने सरकारी नौकरी दे दिया या रोजगार से जोड़ दिया? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन की जरूरत नहीं है। अब हमारे देश में 80 करोड़ लोग नहीं रह गए हैं, 80 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक नहीं रह गए हैं।
अब लोगों को ना खाने के लिए राशन की जरूरत है, अब लोगों को मैं 50,000 40,000, आप सोचिए जिन शिक्षा मित्रों के भरोसे आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप उनको उनका मानदेय नहीं बढ़ा पा रहे हो। आप जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेलो बना करके इतना बड़ा काम ले रहे हो, जिन रोजगार सेवक, आप रोजगार सेवकों की हालत क्या है, कभी आपने गांव पूछा? पंचायत जो सहायक, इनकी हालत क्या है गांव में, आपने कभी पता किया? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके कोई हल लेने वाला नहीं। आपने हमारे माननीय प्रधानगण हैं, उन पर इतना बड़ा विश्वास कि आपने कह दिया कि आपको पंचायत सहायक रखना है, तनख्वाह आपको पंचायत से, प्रधानी से देना है, कोई भी पैसा आपको पंचायत से देना है। छोटी सी निधि मिलती थी, कुछ गांव सभाएं बड़ी हो सकती हैं, कुछ गांव सभाओं की तो हालत हो गई कि केवल तनख्वाह बांटने में वो एक हैंडपंप लगाने की स्थिति में नहीं रह गए। कौन करेगा इनका काम, कौन करेगा इनका सम्मान? इनके एजेंडे में कोई है ही नहीं। इनके एजेंडे में केवल है गरीबी, कि आपको कैसे गरीब बनाया जाए, आपको कैसे शिक्षित बनाया जाए। उस पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। इनको पता है कि 10 साल और अगर इनको किसी तरह से छल कर, कपट करके, वोटर लिस्ट में हेर फेर करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर इनको 10 साल सत्ता से और दूर कर ले गए तो इनको गुलाम बनाने में, चूंकि ये देखिए, हम लोग कहते हैं तो लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप किस सनातन की बात करते हो? देश का प्रधानमंत्री कौन है? कोई मुसलमान समाज का तो नहीं, राष्ट्रपति कोई मुस्लिम बिरादरी से तो है नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तो मुसलमान नहीं है, हमारे ख्याल से राज्यपाल भी कोई मुसलमान नहीं है। आरक्षण क्यों खत्म हो गया? नौकरी क्यों खत्म हो गई? स्कूल क्यों बंद हो गए? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? हिंदू है ना प्रधानमंत्री, हिंदू है ना मुख्यमंत्री, इतना बड़ा अन्याय क्यों है? कब तक समाज को आप बांटोगे? कब तक समाज को मुख्य धारा से अलग करोगे? हम आपसे रोटी मांगने जाते हैं तो आप मंदिर की बात करते हो। हमने मंदिर का विरोध कब किया? हमने कहा कि आप मंदिर मत बनाओ, हमने यही मांग की कि अस्पताल को अच्छा बना दो, हमारे बच्चे को डॉक्टर बना दो। हमने क्या मांग किया आपसे? कौन सी गलत मांग किया? हमारे स्कूलों को अच्छा बना दो, हमारी सस्ती पढ़ाई करा दो। हमने, आप सोचिए, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लोहिया आवास दिया 3.5 लाख का, और आप कितना पैसा दे रहे हो प्रधानमंत्री आवास का? नाम बदल करके वही योजना जो पुराने समझ चल रही है। अगर आप सोचो, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि मेरे गांव में संख्या 100 लोगों की है, ठीक, हमने 80 लोगों को आवास दे दिया और आपने 8 साल में 20 लोगों को आवास दे दिया, तो 20 वाला महत्वपूर्ण है कि 80 वाला? ये जो योजना आप आवास की बताते हो, ये कोई आपकी लाई हुई योजना है क्या? ये तो भारत सरकार की पुरानी योजना है ना। सोचो, उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश जी के जमाने में लोहिया आवास बनाकर, लोहिया गांव बनाकर, लोहिया आवास बना करके, आप आंकड़ा निकाल लो उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को उन्होंने पक्का घर दे दिया। आप सोचिए, उनके विजन को आप देखो। माननीय अखिलेश जी ने कहा तो था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख रुपया दे करके अच्छा सा मकान बनाएंगे जिसमें बच्चों को रहने का मौका मिले, पंखा से हवाई चले, मुफ्त की बिजली मिले, सोलर लगा देंगे, बाथरूम बना देंगे। आज इन्होंने बताया शौचालय बनाया, मत बात करिए हमसे, चलिए किसी दिन हमारे साथ गांव में, हमारे क्षेत्र में 80% शौचालय बंद है, बंद है, इसलिए कि उसमें प्रॉपर इंतजाम नहीं है। आप भी तो, आप भी तो यहीं रहते हैं ना। हाँ, चलिए शहर को छोड़ दीजिए, गांव में कोई 12,000 में शौचालय बना लेगा? सीट मिलेगी 12,000 की? हम तो नहीं कहते कि चलो महलों में तो 1-1 करोड़ का, अब चले जाएंगे तो बड़े बड़े महलों में तो 1-1 करोड़ की सीट लगती है, तो बेचारे गांव गरीब नहीं लगा पाएंगे, उनको 2,000-3,000 वाली सीट लगाने का मौका नहीं मिल रहा, नल लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, टंकी ऊपर रख दिए, केवल 3-4 चीजों का रेट निकाल दीजिए बस, टंकी का निकाल दीजिए, सीट का निकाल दीजिए, टोटी का निकाल दीजिए, 12,000 नहीं हो पाएगा। कहां से गड्ढा बनाएगा, कहां से दीवार बनाएगा, कहां से वो लगाएगा? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं ना, ये मजबूर कर रहे हैं कि लो पैसा जाओ, कहते कुछ अपना लगा के बना लो। ये मैं समझता हूं कि इस तरह का जो देश के अंदर, चाहे वो इस तरह की योजनाएं चला करके जो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सोचो, गांव का किसान सारी रात अपनी खेतों की रखवाली करता है, आप जब गायों को नहीं खिला पा रहे हो, उनका इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों गायों का अपमान कर रहे हो?
गायों का अपमान करने का अधिकार आपको थोड़ी है। अगर उनसे हमारी श्रद्धा जुड़ी है हाँ बिल्कुल। तो आप हमारी श्रद्धा के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? सिर्फ आपके कह देने से। आप सोचिए, जिस तरह का आज की तारीख में इस सरकार में सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत दुखद है। आम आदमी की जो जरूरतें हैं उस पर बात ही नहीं हो रही है, कहीं से उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल इस समाज को, देश को दिग्भ्रमित और भटकाने का काम किया जा रहा है। थोड़ी सी 27 को लेकर बात करते हैं। 27 का चुनाव सामने है, कितनी आपकी अपनी विधानसभा को लेकर तैयारी है, कितना मजबूत है चुनाव के लिए? मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के तैयारी में है। हम लोग विधायक जरूर हैं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है तो चुनाव घोषित करें। हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, आज ही से? हाँ बिल्कुल, तैयार बैठे हैं। हाँ। क्योंकि प्रदेश की जनता अभी सरकार को नहीं देखना चाहती। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि अभी आज की डेट में स्थिति ठीक है, आगे कुछ गड़बड़ होने की शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं है। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं प्रदेश की जनता के अनुसार, प्रदेश की आम नागरिक की जो चाहत है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा। कि आम गांव में रहने वाला व्यक्ति अब माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। वो बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा है। वो एक एक दिन उंगली पर गिनता कितना जल्दी तारीख मिले, मैं बटन दबाकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं। क्योंकि जब रात में उसको किसान जब गल्ला बेचने जाता है तो माननीय अखिलेश जी याद आते हैं। सोसाइटियों पर खाद लेने जाता है तो माननीय अखिलेश जी याद आते हैं। स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो लैपटॉप माननीय अखिलेश जी का याद आता है। छात्रवृत्ति का समय आता है तो माननीय अखिलेश जी याद आते हैं। अस्पताल जाता है तो माननीय अखिलेश जी याद आते हैं। तो इसलिए वो चाहता है कि कितना जल्दी आए और हम सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश का विकास करें। तो हम लोग तो जनता से चुनते हैं, तो उनकी मर्जी के मुताबिक हम भी कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि तत्काल चुनाव हो और सरकार बदले। अब लोग उत्तर डबल इंजन की सरकार और योगी को देखना नहीं चाहते हैं। योगी से लोगों को विश्वास हट गया है। आपके क्षेत्र में क्या चुनौती आपके लिए खास करके है? मेरे ख्याल से पीडीए पूरी तरह तैयार है, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से पूरा आदमी त्रस्त है, दुखी है। अब मैंने आपसे बता दिया, चुनौती तो तब होती है जब जनता सड़क पर ना हो। चुनौती तब होती है जब किसी व्यक्ति ने, इन्होंने अपने एजेंडे को लागू किया, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को लागू किया हो। चुनौती तुम्हारे सामने तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क ना हो। ये जो कहते हैं उसको करते नहीं, जो करते हैं उसको कहते नहीं। तो जब कथनी करनी में उनके फर्क है तो काहे की चुनौती है। आज की तारीख में अगर मैं कहूँगा तो तिरस्कृत होगा। अब उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं 300 की बात, 400 की बात। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कितना सीट मान के चल रहे हैं समाजवादी पार्टी? 403 सीट। 403? जी, बड़ा आंकड़ा कर रहे हैं। कोई आंकड़ा बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा आंकड़ा नहीं है। क्योंकि ये जनता का चुनाव है, माननीय अखिलेश जी के भरोसे का चुनाव है, अखिलेश जी के विश्वास का चुनाव है। उन पर पूरी जनता को बहुत भरोसा है। अच्छा, बिहार चुनाव का भी रिजल्ट आया, अखिलेश जी बहुत लगे थे बिहार में आरएलडी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ। आपको क्या लगता है चुनाव फेलियर यूपी चुनाव पे कुछ असर डालेगा? देखिए, ऐसा है कि माननीय अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना चाहती है, भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहती है समाजवादी पार्टी। जो भाजपा को हराएगा समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। नहीं, वो तो ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। आपका या हमारा या किसी से विरोध है तो वो तो सही बात है, लेकिन सिस्टम तो वही है। यूपी में, बिहार में फिर से एनडीए ने सरकार बनाया, तो कैसे भाजपा खत्म कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश ने रोका था। तब भी आपने बिहार का चुनाव देखा था, तब भी आपने बंगाल का चुनाव देखा था। हर देश के अलग चुनाव से उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग होगा। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी, मैंने आपसे भी एक बात कही है, हमारी सीट मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भी लगती है। आपकी सीट आती है मध्य प्रदेश से सटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का मध्य प्रदेश चर्चा करना वाला था, लेकिन अच्छा, मध्य प्रदेश में भी आना जाना है। अब केवल उत्तर प्रदेश का पीडीए नहीं, देश का पीडीए अखिलेश जी को की तरफ देख रहा है। क्योंकि आरक्षण को अगर कोई लागू कर सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है, सरकारी नौकरी का कोई इंतजाम कर सकता है, कोई अच्छे देश को वास्तव में विकसित भारत बना सकता है, देश को कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि लोगों को अखिलेश जी पर भरोसा है।
और उत्तर प्रदेश देखिएगा देश की राजनीति को बदलेगा। 27 में तो सरकार बनाएगा ही बनाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग, और 29 में देश की भी राजनीति को बदलेंगे। हम लोग यहीं रहेंगे। आप देखिएगा कि यही उत्तर प्रदेश दुनिया के नक्शे में अपना स्थान तय करेगा। अच्छा संदीप जी, अगर थोड़ा सा पर्सनल आपसे बात करें, कैसा विचार है आपका? बड़े नरम है कि गरम है? विधानसभा वगैरह में बॉल काट देते हैं, कैसा, क्या मानते हैं? अभी अध्यक्ष जी भी आपके ऊपर लास्ट टाइम नाराज हो गए थे, बाहर ले जाने की बात चल रही थी, क्या प्रकरण साहब? देखिए, हम जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए जनता ने चुनकर हमको भेजा है, हाँ हाँ, अगर आप उनके खिलाफ कोई बात आएगी तो उसका विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग हमेशा संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहते हैं। जो हम लोगों को जब भी मौका मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से मैं विधायक बना, मैं तो अपने कार्यकाल की बात करता हूँ, बिल्कुल, सरकार हमेशा विपक्ष के सवालों से भागती है। हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार की कमियां या गांव की जरूरतों को ही बताने के लिए तो हम विधानसभा में आते हैं। हम विधानसभा में आते किस लिए हैं? जो हमारे गांव के लोगों की जरूरतें हैं, गांव की गरीब आदमी जनता की आवश्यकता है, जो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, जो उनके अधिकारियों द्वारा अन्याय अत्याचार है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उन्हीं सवालों को लेकर तुम विधानसभा में आते हैं। आप सुनना नहीं चाहते, हम बताना चाहते हैं, तो कॉमन सी बात है कि फिर विरोध तो होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमको पहले तो हम सदन में अपनी बात कह करके विरोध करते हैं, नहीं सुनते हैं तो उसको जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी विरोध करेंगे, धरने के माध्यम से विरोध करेंगे। लेकिन हम तो चुप बैठने वाले नहीं है ना, क्योंकि नेताजी ने भी बात कहा था, समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय नेताजी ने सरकार में रहते हुए बात कहा था कि जहां से अन्याय शुरू हो, जहां अन्याय आपको दिखे, संघर्ष वहीं से संघर्ष शुरुआत हो जानी चाहिए। तो हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं ना, हम कैसे अन्याय बर्दाश्त करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी ने हमको जब सदन से बाहर जाने के लिए इस बात को कहा, बाद में माननीय अध्यक्ष जी को भी महसूस हुआ होगा। हम लोगों ने अपनी बात रखी। कैसे हम श्रद्धेय नेताजी का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं विधानसभा के अंदर? जिन लोगों ने श्रद्धेय नेताजी पर टिप्पणी की, उनके जैसे कितने लोगों को श्रद्धेय नेताजी ने, कितने लोगों को श्रद्धेय नेताजी ने एमएलए और एमपी बना दिया। हाँ हाँ, उसी पाले में बैठे हुए लोग, भारतीय डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए तमाम लोग हैं जो नेताजी के आशीर्वाद से जिंदा। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं? जिनका आप नाम नहीं लेना चाहे, वो भी तो नेताजी के संपर्क में थे, जिन्होंने ये बात उठाई थी। सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अरे वो उनका तो इतिहास क्या बताएं हम, उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है कि जब तक जैसे होते हैं ना कि गांव में क्या कहा जाए उसको, कौन सा शब्द कहेंगे, दल बदलू तो एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है। अच्छा। उनके लिए तो ये पूरी तरह से है। अब उनका पूरा हिस्ट्री, छात्र नेताओं का इतना गंदा इतिहास कभी नहीं रहा। नहीं, छात्र नेता जो कि हम लोग भी विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे, अब हालांकि लास्ट में तो चुनाव बंद हो गया था, छात्र नेता के बारे में एक आदमी तो निसंकोच कह सकता है सशक्त नेता। हाँ, इतना गंदा इतिहास कभी नहीं रहा। नहीं, इन्होंने छात्र राजनीति को कलंकित किया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जब आपका कोई अस्थायित्व तो नहीं है, आपकी कोई अस्थायी विचारधारा नहीं है, आपका जिन नौजवानों के बीच से निकल कर आप आए, जिस संघर्ष से आपको निकल कर, जब आपकी संघर्ष की क्षमता नहीं है, कल मलाई खाने की इच्छा है, आप कल मलाई खाने के लिए राजनीति करते हो, तो भाई ठीक है, आपको मलाई आपकी मुबारक हो। आप कहाँ से थे नेताजी? आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को राजनीति में ऊंचाइयां दी हैं नेताजी ने। नेताजी का कोई, अब आप सोचिए, रक्षा मंत्री होते हुए कितना बड़ा विजन था। आप सोचिए, रक्षा मंत्री होते हुए जो हमारे गांव का नौजवान शहीद हो जाता था, उनकी बेल्ट आप ले जाते थे। नेताजी ने कहा नहीं, अपमान है, शरीर जानी चाहिए, उनकी शरीर जानी चाहिए, और शरीर के सम्मान में उत्तर प्रदेश की सरकार जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार का नुमाइंदा जाना चाहिए, और उस परिवार के भरण पोषण के लिए एक अच्छी खासी रोजगार का इंतजाम किया। उन्होंने एक आर्थिक सहयोग का योगदान किया। वो श्रद्धेय नेताजी थे। तो हम लोगों को बस चले तो नेताजी के लिए शरीर का एक एक रोकड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदन में रहें ना रहें, विधायक रहें या ना रहें, इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन नेताजी के अपमान में एक शब्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। विधायक बनने का मतलब ये नहीं होता है कि जिन्होंने देश और दुनिया में एक ऊंचाई दी, हमको एक पहचान दी। अच्छा आप बताइए,
आप इसी इतिहास को देख लीजिए, 88 साल आजादी के इतने लंबे सालों में जिस पीडीए समाज को माननीय अखिलेश जी सम्मान दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये पीडीए समाज आज से लंबे समय पहले गांव में सम्मान पाता था, चारपाइयों पे नहीं बैठ पाता था, वोट नहीं। अच्छा, नेताजी ने पंचायत का रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो गांव में एक घर की बस्ती मुशाहर की बिरादरी की हो, तहकार बिरादरी का हो, जिसको लोग छुआ पानी नहीं पीते थे, लोग उसको प्रधान बना रहे हैं। मुशाहर बिरादरी को जिसको लोग देखते नहीं थे, जो हमारे आपके दोने पत्तल उठाते थे, उसको लोग एमएलए एमपी बना रहे हैं। ये किसकी देन है? श्रद्धेय नेताजी की सोच है। आरक्षण पंचायत में देकर प्रमुख बना दिया, आरक्षण देकर के जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। आज की तारीख में मैं आपको कहने में कोई दो राय नहीं है, तमाम ऐसे बाहुबली हैं जो पंचायत के आगे नतमस्तक हैं और महीने के मंथली पर अध्यक्ष बनाते हैं, मजबूर हैं अध्यक्ष मानने के लिए, मजबूर हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि अपनी बीवी को बना नहीं पाएंगे, अपने बेटे को बना नहीं पाएंगे, तो पंचायत के आरक्षण के आधार पर ऐसे लोगों को चयनित करते हैं। श्रद्धेय नेताजी धन्य है, और वो जो करके चले गए उसको इतिहास याद करेगा। संदीप जी, यूपी में एक और बात होती है कि जो पहली बार विधायक बनता है वो एक्सीडेंटल बन जाता है, दोबारा के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या दावे है? मैं समझता हूं कि ये लोग कहते होंगे, लेकिन पहली बार ही तो कोई जीतता है, तभी तो आगे बढ़ता है। हाँ, तभी दोबारा सही कह रहे हैं। अगर जब जीतेगा तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करेगा। अभी तो जब हम आपसे 27 में यहीं पर बैठेंगे और तब आपको और तो अच्छा भी लगेगा। 27 में आपका आवास बदले, कहीं मंत्री आवास मिले आपको। वो तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, देखिए हम आज भी कार्यकर्ता हैं। नहीं, वो तो सही बात है, हम माननीय अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे। आज टिकट दी है, हम विधायक हैं, दोबारा। अच्छा, मान लीजिए सरकार बनी, दोबारा आप जीत के सदन में आए, कोई अगर ऐसा मौका आए तो कौन सा विभाग पसंदीदा विभाग क्या है? हम लोग सिर्फ माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कि माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें अगर अन्य कार्यकर्ता बनकर काम करना पड़ेगा तो हम उसमें भी तैयार हैं। किसी को टिकट मिल जाए मैच से चल जाएगा? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा समर्थन। मैं माननीय अखिलेश जी को केवल और केवल, चूंकि सरकार रहेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तो गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान रहेगी। अच्छा, बैकडोर से भी कुछ बात हो रही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहेंगे तो पावर उतना ही रहेगा विधायक जैसा? मेरे ख्याल से हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि माननीय अखिलेश जी की योजनाओं को आप देखो। अगर हमारे गांव का गरीब व्यक्ति जिसके घर में खाना नहीं है, अगर एम्बुलेंस बुलाता है तो कोई विधायक रोक लेगा क्या? कि वो अवली रोक लेगा क्या? वो कलम है माननीय अखिलेश जी की। और फिर तो उन्होंने निर्णय ही लिया है ना आपकी बात, कि सरकार बनने के बाद पहली कलम चलेगी पीडीए के सम्मान में, जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना करा करके संख्या तय कर देंगे, संख्या के आधार पर योजनाएं बनाएंगे, ये संख्या के आधार पर हक और अधिकार देंगे। तो इसमें तो 100% लोगों को सम्मान मिल गया, बचा क्या है? हम तो एक व्यक्ति है ना, हम भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो माननीय अखिलेश जी के पास तो योजना उत्तर प्रदेश के 100% लोगों के लिए है। उन्होंने कहा जाति जनगणना कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको भी लाभ मिलेगा हमारी सरकार में। अगर वो भी एम्बुलेंस का लाभ लेना चाहेंगे, वो भी हमारे 100 नंबर डायल का लाभ लेना चाहेंगे, वो भी हमारे लखनऊ एक्सप्रेसवे का लाभ लेना चाहेंगे। आज मेट्रो पे चढ़ते हैं भाजपा के लोग, तो किसकी देन है, किसका लाभ है? माननीय अखिलेश जी का है ना। जनोसर मिश्रा जी में टहलते हैं, किसकी देन है? माननीय अखिलेश जी की है ना। ये तो सब उन्हीं की देन। आज अच्छा बताइए, यही बगल में आपके लोक भवन है, लोक भवन है ना, माननीय अखिलेश जी ने नहीं बनाया होता तो लोक भवन में भाजपा के लोग कैसे बैठते? इतना बड़ा हाल, इतनी अच्छा इंतजाम, इतने कम समय में इतनी सुंदर बिल्डिंग। माने लोक भवन आज तक नहीं छुआ, पार्लियामेंट छूने लगा। तो कहाँ माननीय अखिलेश जी और कहाँ आप जो है तुलना दूसरे से करेंगे? तो आप समझिए कि हम लोग मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री होगा, पूरा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होंगे, हर जाति धर्म के लोगों को सम्मान मिलेगा, कोई व्यक्ति उपेक्षित नहीं रहेगा, ये पूरा विश्वास है। संदीप जी, समय को ध्यान में रखते हुए बातचीत को खत्म करेंगे, और समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। 27 के चुनाव में आप दोबारा जीत के सदन में आए, इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात को अपने कहने का मौका दिया। और अंतिम में एक बात कहते हुए जी, कि अगर इस दुनिया में, इस प्रदेश में अगर किसी पर भरोसा बढ़ा है तो माननीय अखिलेश जी पर।
और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।